शाम ढल रही थी और उस छोटे से गांव में किसान अपना अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे। गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी जंगल में वो दानव नींद से जागने ही वाला था। हर शाम ये दानव किसानों के खेतों में अपनी भूख मिटाने चला जाता था, लेकिन आज किसानों ने उसकी मटकी में अनाज का एक भी दाना नहीं डाला था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। शायद आज गांव वालों पर उसका गुस्सा फूटने वाला था। रात के 10 बज रहे थे और दूर एक लालटेन की रोशनी चमक रही थी। विवेक और रोहित कोने के एक दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि चाचा, इस बार बारिश अच्छी होगी और खेतों में हमारी फसल भी बहुत अच्छी आएगी। तभी ऑटो वाला किशोर हड़बड़ाते हुए विवेक के सामने ऑटो रोकता है और कहता है, मैं ऑटो लेकर तेरे खेतों के पास से निकल रहा था, तभी देखा कि तेरी सारी फसल सड़ गई है। वो दोनों किशोर से कहते हैं, ऐसे कैसे फसल सड़ गई? ये मजाक का वक्त नहीं है किशोर। किशोर अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तीनों लोग ऑटो में जल्दी से बैठकर खेतों के लिए निकल जाते हैं। किशोर ने विवेक के खेतों के आगे ऑटो रोक दिया। अंधेरे में कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा था। सामने का नज़ारा देखते ही विवेक का दिल बैठ गया। पूरे रास्ते वह यही सोच रहा था कि काश किशोर की बात झूठी हो, पर ऐसा नहीं था। सारी फसल सड़ गई थी। गुस्से में चाचा ने विवेक का कॉलर पकड़ा और बोले, सच सच बता, तूने दानव के लिए अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसकी मटकी में रखा था? वो दरअसल मैं भूल गया था और मैं नहीं मानता इस दानव को। तुम लोग तो सालों से इस परंपरा को निभा रहे हो। कहते हो कि उसकी वजह से ही खेतों में बारिश होती है और फसल अच्छी आती है। मैं क्यों दूं उसे अपना हिस्सा? अब तो तू मरेगा विवेक, और हम लोग भी। वो दानव पूरे गांव को तबाह कर देगा। मैं नहीं मानता किसी फसल देवता को। जिसे जो करना है कर ले। अब तुम लोगों को क्या हुआ है? इतना क्यों घबरा रहे हो? तभी डर के मारे चाचा और रोहित धीरे धीरे पीछे हटने लगे। दानव जोर से गुर्राया और विवेक को महसूस हुआ कि दानव की सांसें ठीक उसके पीछे गर्दन पर पड़ रही हैं। वह अपना हिस्सा ना देने की गलती समझ चुका था। नहीं नहीं,